हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इकॉनमी का एक दो लेक्चर बचा हुआ है लूसेंट में। देखिए, तो लूसेंट का जब हम फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 16, तो उसमें बहुत सारे फालतू डेटा दिए जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा। तो हमें डिस्कस करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। जैसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यू फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी 2021 से 26। हमारे बुक में दिया हुआ है एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 2015 से 20 वाला, लेकिन क्योंकि नया वाला आ गया है तो हम नया वाला भी डिस्कस कर लेंगे। एक टॉपिक डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में, ये ऑफिस इम्पॉर्टेंट ऑफिस है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और 15-16 वाली जो पॉलिसी है ना, उसके अंदर दो स्कीम है। एक है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और एक सर्विस। क्लियर? तो इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। जब ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो एक वर्ड आ रहा था बार बार। एक वर्ड क्या आ रहा था? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। तो ये वाले हम क्या होता है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, ये डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आईएमएफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे, गैट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, डब्ल्यूटीओ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। डब्ल्यूटीओ और यूनाइटेड नेशन की क्या रिलेशनशिप है वो। उसके बाद एक ग्रीन फंडिंग से रिलेटेड है, तो हम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड डिस्कस करेंगे। इंडिया का आईएनडीसी क्या है वो डिस्कस करेंगे। उसका ग्लोबल एमिशन का करेंट स्टेटस डिस्कस कर लेंगे। इंडिया अभी कितना एमिशन करता है वो डिस्कस कर लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया है एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, कुछ ग्रीन फंड। तो मैंने क्या किया है कि जितना ज़रूरत है डेटा को तो हटाया ही हटाया है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ लगा है तो मैंने उसको ऐड कर लिया है। और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो स्टार्ट हो गया है अभी। इसमें हम दो सब्जेक्ट साथ ही साथ कर रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। क्लियर? और इसके अलावा हम तीनों बुक से कंबाइन करके डिस्कस करते हैं। मतलब क्राउन पे ज़्यादा फोकस होता है, क्राउन के बाद डेटा बहुत कम बचता है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं। क्राउन खुद में अच्छा से दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक और कोर्स चल रहा है जो अगर आप ऑब्जेक्टिव वाला ले सकते हैं। क्लियर? इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, डेली हमारा लेक्चर आता है और आप आराम से डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल मतलब होता है कंट्री का सब कुछ, सारा स्टेटमेंट, पूरा जो कंट्री का सिस्टमेटिक स्टेटमेंट नहीं होता, पूरे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया ने क्या किया, यूएसए से एक्सपोर्ट किया, यूएसए से एक्सपोर्ट किया, चाइना से इंपोर्ट किया, रसिया से कुछ किया, पाकिस्तान से कुछ किया। तो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, तो सबको अगर मान लो एक्सपोर्ट हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बैलेंस आएगा, पैसा आएगा, बैलेंस। क्लियर? मतलब हमारे पास रेवेन्यू आएगा। क्लियर? हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, क्योंकि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आना, हम किसी को पेमेंट करते रहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो टाइप से हो सकता है, या तो हमारा डेफिसिट आ सकता है कि नहीं? या तो हमारा डेफिसिट आ सकता है, नहीं तो सरप्लस आएगा। मान लो हमने किया एक्सपोर्ट 100 रुपये का और इंपोर्ट हम 50 रुपये का ही कर रहे हैं, तो 50 रुपये हमारा सरप्लस नहीं आ गया। और डेफिसिट तब आएगा जब हमारे पास भाई हमने एक्सपोर्ट किया 100 रुपये का और इंपोर्ट कर लिया 200 के, तो हमारा 100 रुपये डेफिसिट आ गया ना। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टम, सिंपल याद रखना, किसी भी देश के टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है ना, उसका पूरा स्टेटमेंट। कितने दिन के लिए? मतलब यूजुअली 1 साल के, 1 साल के लिए होता है। एक देश पूरी दुनिया से जो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है सबको माइनस प्लस करके, इंपोर्ट को एक जगह लिख देते हैं, एक्सपोर्ट को एक जगह लिख देते हैं। एक्सपोर्ट से जो पैसा आया उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम प्लस कर लेते हैं, अपने पास आ जाता है, और जो इंपोर्ट करते हैं वो माइनस कर देते हैं।
क्लियर। अगर ऐसा हुआ, अगर हमारा माइनस में पैसा आया, इसका मतलब हमारा डेफिसिट हुआ। भाई हम ज़्यादा खर्चा करते हैं। सरप्लस का मतलब हम ज़्यादा कमाते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, आपको मुझे बताना है, अगर कोई फ्रांस से कोई बंदा आया केरला में घूमने, क्लियर, वो बहुत जगह घूमा, तो इसने जो पैसा खर्चा किया, ऑब्वियसली पैसा खर्चा करेगा, ये जो पैसा खर्चेगा वो हमारे इंपोर्ट में काउंट होगा या एक्सपोर्ट में? मैं लास्ट में, क्लास के लास्ट में आपको बता ही दूंगा, इंपोर्ट में काउंट होगा या एक्सपोर्ट में। चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम समझ गए। अब देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट है, एक है करेंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट, और एक है एरर एंड ओमिशन। करेंट अकाउंट में क्या होता है? देखो, करेंट अकाउंट में क्या होता है, मतलब एक्सपोर्ट करेंट अकाउंट में भी 3 कंपोनेंट है, मैं बात बताता हूँ। एक है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का, मतलब कि विजिबल की बात करते हैं। कोई सामान जैसे गुड्स खरीद बिक्री होता है तो विजिबल सामान होता है ना, इसको एक्चुअली विजिबल सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आप सिंपल पूछ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ में आए? बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा था, मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा था, इसमें 2 पार्ट है, एक है करेंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमारा खरीद बिक्री होता है ना, उसको इसमें रखते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में, लॉन्ग टर्म के लिए तो कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। समझ में आया? जैसे मान लो कोई एफडीआई है, एफडीआई तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लेकिन मान लो हम किसी से बिस्किट खरीदे हैं इस सीजन में किसी देश से, तो ये तो शॉर्ट टर्म हुआ ना, तो ये शॉर्ट टर्म में आएगा। तो जब हम करेंट अकाउंट की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 चीज आता है। एक आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका? गुड्स का। इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आप सिंपल पूछ सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या हम सर्विस की बात करते हैं? तो नहीं भाई, सर्विस की बात नहीं करते। एक अलग होता है, एक और होता है इनविजिबल ट्रेड होता है। क्लियर? इनविजिबल का मतलब इसको हम बोल सकते हैं, देखो करेंट अकाउंट में क्या हुआ, एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ, दूसरा क्या हुआ? बैलेंस ऑफ इनविजिबल, मतलब सर्विस में। जैसे मान लो हम सर्विस 100 रुपया के बेचे और 100 रुपया सर्विस में खर्चा कर भी दिए, तो हमारा 0 बचा ना इधर। समझ में आया ना कि आप करेंट अकाउंट में गुड्स से हम मान लें हमने कमा लिया 100 रुपया, गुड्स से हमने 100 रुपया कमाया, हमारा प्लस हुआ, लेकिन सर्विस में हमने 50 रुपया गवाया, तो 100 माइनस 50 हो जाएगा ना। तो कैपिटल अकाउंट में कितना बचा? 50 बचा ओवरऑल। तो करेंट अकाउंट में कौन कौन आता है? एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ गुड्स का, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल हुआ सर्विस का, एक और होता है, क्या होता है? एक होता है नेट फॉरेन इनकम, जो हमारा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस आता है कहीं से, भाई रेमिटेंस आता है तो कहीं जाता भी है, तो इसका भी हम प्लस माइनस कर लेंगे। सिंपल मैं एक पिक्चर में आपको समझा दूंगा अच्छे से, रुको, फिर हम, हाँ देखा, यहाँ पे आया बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का 2 पार्ट है, एक करेंट अकाउंट और एक है कैपिटल। ठीक है, करेंट अकाउंट में 3 चीज आएगा, एक आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब सिंपल समझो ना, हम इसमें जोड़ते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अब सिंपल समझो ना, एक्सपोर्ट किए तो हमारे पास पैसा है ना, 100 रुपया हमारे पास आया, मान लो हमारा 50 रुपया चला गया, तो यहाँ से कितना हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बचा है? 50 रुपया। सेकेंड देखते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल, तो इसमें हमारा क्या हुआ? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हम सर्विस का किए, सर्विस। तो मान लो यहाँ पे हमारा सा सर्विस किए, तो मान लो एग्जाम्पल यही होता है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना, कोई बंदा आया केरला घूमने, तो केरला में पैसा खर्चा करेगा ना, तो हमारा एक्सपोर्ट हुआ भाई, एक्सपोर्ट हमारा किसका एक्सपोर्ट? हमारे टूरिज्म सर्विस का एक्सपोर्ट हुआ। हम अपने टूरिज्म को बेचे हैं, वो बंदा घूमने क्यों आया? क्योंकि हम कुछ शोकेस कर रहे हैं,
तो हम अपना बेच रहे हैं तो आके पैसा दे रहे हैं। तो कोई बंदा अगर बाहर से घूमने आता तो एक्सपोर्ट में जुड़ता है। मान लो 50 रुपया गया आया हमारा, इससे कोई घूमने आया था तो, लेकिन 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 हम लोग तो इतना जाते हैं घूमने विदेशों में, तो हम खर्चा भी तो करेंगे। हम खर्चा कर दिए, पता है कितना हम खर्चा कर दिए? 100 रुपया। तो यहाँ पे हमारा कितना बैलेंस ऑफ इनविजिबल हुआ था? -50, मतलब -50। अब तो टोटल कितना हो गया? यहाँ से 50 प्लस, यहाँ 50 माइनस, तो 0 हो गया है। अब एक है रेमिटेंस। रेमिटेंस कौन सा रेमिटेंस? नेट रेमिटेंस। हमारे पूरी दुनिया से 100 रुपया आया और पूरी दुनिया के लोग हमसे 50 रुपया ले गए, तो यहाँ पे नेट रेमिटेंस क्या बचा? 50 रुपया। तो टोटल करेंट अकाउंट कितना हुआ? 50 माइनस 50 प्लस 50, तो ये कट गया, बचा 50 रुपया। यानी टोटल करेंट अकाउंट कितना बचा? 50 रुपया। अब दूसरा कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है भाई लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कोई FDI आया, क्लियर, या कोई FII आया, ये सब तरीके से जो इंडिया में आता है उसको हम प्लस करेंगे और गया उसको हम माइनस कर देंगे, होता है कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस बेसिक समझे ना, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं समझना है। मैं और डिटेल में समझाता हूँ और ज़्यादा, लेकिन हमें ज़्यादा समझना ही नहीं, मैं ये भी एक्स्ट्रा ही बता दिया आपको, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे और अच्छे से लिखा हुआ है बैलेंस, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हम समझ दिए। कैपिटल अकाउंट तब होता है जब कोई यहाँ से पैसा लगाता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग से, फॉरेन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, ये सब पार्ट है। सिंपल पूछेगा FDI किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का या करेंट अकाउंट का, आप बोल देना। देखो एरर एंड ओमिशन क्या है कि कभी कभी जो होता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें अच्छे से दिखता नहीं है, तो एज पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होता ना कि यार हम तो अपना ठीक से हिसाब बारी ही नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम एरर और ओमिशन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना? अब होता क्या है, मैं एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, साथ ही साथ एक और चीज़ आपको। देखो एक यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट आया, चलो टोटल हमारा यहाँ से पैसा आ रहा है, मान लो करेंट अकाउंट से हमारा पैसा आया 100 रुपया, चाहे -100 रुपया, मतलब यहाँ पे हम ज़्यादा खर्चा ही करें। कैपिटल अकाउंट से हमारा आया 50 रुपया, तो टोटल हमारा माइनस में कितना है? -50 रुपया, यानी हम किस में है? डेफिसिट में है। तो भाई इतना पैसा आएगा तो डेफिसिट में है, तो हम कहाँ किसका दरवाज़ा ठकठकाएंगे? पहले हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का दरवाज़ा ठकाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व RBI के पास है। मान लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा ही नहीं है, तो इसी को तो बोलते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। क्राइसिस हो गया भाई, क्राइसिस, हमारे पास खुद के पैसे नहीं है, अब हम IMF का दरवाज़ा खटखटाएंगे। समझ में आया? हो गया है। और IMF क्या बोलेगा? भाई तू LPG रिफॉर्म करना। वही तो हुआ 1991 में, यही सिनारियो चल रहा था। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया है 2021 से 26 के लिए, जो कि फंक्शन काम करेगा 1 अप्रैल 2021 से। मतलब कि नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया है 2021 से 26 के लिए, जो कि काम करेगा 1 अप्रैल 2021 से। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू मेक न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया फंक्शनल फ्रॉम 1 अप्रैल एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कंसल्टिंग कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये अभी हुआ है मीटिंग, ठीक है ना? और जो हमारे नए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसका मेन मकसद क्या है कि हमारा मर्केंडाइज और सर्विस के एक्सपोर्ट में ग्रोथ लाने का, ताकि हम बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड भी करें, और जो हमारी एक मंशा है कि 2025 तक हमारा 5 ट्रिलियन इकॉनमी होनी है, तो वो हो जाए। क्लियर? एक नया इनिशिएटिव लिया गया, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ होगा जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा कि यार बेचने हैं, कुछ बेचना है। क्लियर? कुछ बेचना है। तो अब क्वेश्चन उठता है, पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ। एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है 2021 से 26 के लिए। मेन एम क्या है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेचे अपना सामान अच्छा बनाओगे तभी तो भाई कोई खरीदेगा ना। खराब सामान कौन खरीदता है? तो अपना सामान आपको अच्छा बनाना है, बेचना है। कौन? सिर्फ और सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विस भी, तभी तो हमारी 5 ट्रिलियन इकॉनमी होगी। और
एक हमने एक इनिशिएटिव लिया है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव किसका कंपोनेंट है? ऑब्वियसली नई ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कंपोनेंट है। अब होगा क्या, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर एक बॉडी है डीजीएफटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये क्या काम करेगी, हर स्टेट के साथ यूटी के साथ मिलके इंगेज करेगी और डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करेंगे कि भाई भाई ये काम अच्छे से करो ना। डिस्ट्रिक्ट को और ज़्यादा एम्पावर करेगी, डिस्ट्रिक्ट को मोबिलाइज करेगी, डिस्ट्रिक्ट के पोटेंशियल को बढ़ाएगी कि यार डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जो सामान बने ना, तो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सामान बने, क्यों ऐसा सामान नहीं बने कि यार ख़राब बना लेते ना अपने यूज कर लेंगे, नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऐसा सामान बनाए कि दुनिया के अलग अलग कोने में भी लोग उसको पसंद करें। तो जो पुराने डीजीएफटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मैंने उनके वेबसाइट से लिया है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के में आते हैं। अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अटैच ऑफिस है, क्लियर। और हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना। 1991 में आया था ये, लिबरलाइजेशन के जस्ट बाद। यही ज़्यादा हमें इसमें डिस्कस नहीं करना है। ये फैसिलिटेटर के काम करता है, फैसिलिटेटर प्रमोशन करता है कि एक्सपोर्ट अच्छे से हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को फोकस करना है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और दो पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से 20 वाला, अब नहीं आ गई ना 2021 से 26। जो पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें दो स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मतलब हम ऐसा स्कीम करें कि जो लोग बाहर सामान अपना बेचते हैं ना, एक अपना गुड्स, तो हम उसको प्रोमोट करें। कैसे प्रोमोट करेंगे भाई? मान लो आप 100 रुपया का सामान अपना बेचते हो चाइना, तो हम बोलेंगे भाई तुम जितना का सामान बेचोगे ना, क्योंकि तुम्हारा सामान अच्छा है तो बाहर बिक रहा है, जितना का सामान बेचोगे ना हम उस पे 2% तुम्हें क्या देंगे? 2% हम ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स देंगे। मतलब सिंपल है ना कि 100 रुपया का चाइना में तुम सामान बेचो ना, समझ लो 100 रुपया में 2 रुपया तुम्हारा 2 रुपया मेरे पास जमा है। गवर्नमेंट बोलेगी मेरे पास जमा हो गया, सिंपल समझो यही है। अब एक कंपनी बोलेगा सर 2 रुपया आपके पास जमा है तो हम इसका क्या करेंगे, हमको क्या फ़ायदा हुआ इस पैसे 2 रुपये से? तो गवर्नमेंट बोलेगी होगा, फ़ायदा होगा। तो फिर कंपनी बोलता है कैसे फ़ायदा होगा सर? तो बोले एक मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि तुम जो सामान बनाते हो, जो भी तुम सामान बनाते हो, तुम एक्सपोर्ट करने के लिए बनाते हो, तो इस सामान को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो तुम इंपोर्ट करते ही होगे किसी देश से। तो बोलते हैं हाँ सर, हम बिस्किट बनाते हैं ना, तो हम शुगर या कोकोआ कहीं और से इंपोर्ट करते हैं, कोकोआ। तो बोलते हैं जब भी तुम इंपोर्ट करोगे ना, तो जो कस्टम ड्यूटी देनी होती है ना तुमको, हम इसमें से माइनस करवा देंगे। कस्टम ड्यूटी चलो तुम्हारा 3 रुपया देना है, तो 3 रुपये में से 2 रुपया माइनस करवा देंगे। समझ में आया? मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। देखिए एक ही स्कीम है, गुड्स के लिए मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम है, सर्विस के लिए सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है। बस कुछ कोई फायदा नहीं, कोई अलग नहीं है। गुड्स के लिए मर्केंडाइज, सर्विस के लिए सर्विस एक्सपोर्ट। अब दोनों को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 में था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और स्कीम था सर्विस, ये तो हमने देखी। और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम नोटिफाइड कौन करता है? ऑब्वियसली मैंने जिस मिनिस्ट्री के बारे में बताया, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझ लो एक बार यार, आपके पास एक कंपनी है, आप जाते हो चाइना में एक्सपोर्ट करते हो 100 रुपये का सामान, तो आप नहीं एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, आपका मन उतना नहीं था, बोलते थे यार चाइना भेजने में बहुत खर्चा लग जाता है, इधर टैक्स लग जाता है, इधर टैक्स लग जाता है, उससे अच्छा तो इंडिया में ही बेच लेंगे, अच्छा से कमा लेंगे। सरकार बोले नहीं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सामान बेचो 100 रुपया पे 2 रुपया, 100 रुपया पे 2%, 3% जो भी सरकार का मन हो, वो हम ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स दे देंगे। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मतलब 2 रुपया तुम्हारा जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि कंपनी को सरकार 2 रुपया जल्दी से पीछे से जेब में रख देगी, नहीं,
₹2 सरकार के पास जमा हो गया किसका? इस कंपनी का। तो अब कंपनी बोलेगी सर आपके पास तो जमा है, हम लेंगे कैसे? सरकार बोलेंगे रखो, शांत रहो, मैं तुमको ये पैसा दे दूंगा, लेकिन पैसा तुमको डायरेक्टली पैसा नहीं दूंगा। तुम क्या करोगे? तुम अब कहीं से इंपोर्ट करोगे ना, कुछ भी सामान, कोई भी सामान इंपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे जो तुम्हें कस्टम ड्यूटी देनी थी ना ₹3, इस ₹3 में ₹2 माइनस करवा दूंगा, तुम्हें कस्टम ड्यूटी ₹1 ही देना है। समझ में आया ना? यही है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का मतलब, यही होता है, सिंपल आसान भाषा में। क्लियर? ये भी हमने समझ लिया। 3 से 5% देता है, ये तो मैंने बता ही दिया। 3 से 5% होता था ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, 3 से 5% होता है। सर्विस में भी यही होता है। सर ये लिखा है कि सर्विस इंडिया ट्रांसफरेबल होता है और कैन बी यूज फॉर मतलब कस्टम ड्यूटी के समय। सिंपल समझो ना, ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मैंने तो आपको समझा ही दिया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे सेंट्रल बैंक के पास एक रिजर्व होता है। क्लियर? एक रिजर्व होता है। किसी कंपनी के पास अगर पैसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं, तो जा सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा मांग सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। एसेट हेल्ड बाय ऑन रिजर्व बाय द सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसी में पैसा होता है, बॉन्ड में होता है, ट्रेजरी बिल्स में होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, और भी। क्लियर? मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो US डॉलर में ही होता है। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं ना जो डॉलर में ही लेते हैं। और ये एसेट क्यों रखा जाता है? बहुत सारे पर्पज से, बैकअप फंड की तरह काम करता है। अगर नेशनल करेंसी रैपिडली डिवैल्यूएट हो गया तो ये काम करेगा ना। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, दीज एसेट्स ऑफ मेनी पर्पसेस but are most significantly held to ensure that central bank has a backup fund if the national currency rapidly devaluate or become altogether insolvent। सिंपल नॉर्मल बात है, बहुत इमरजेंसी, जैसे हमारे पास जो पैसा है उसकी वैल्यू बहुत खत्म हुई, तो कम से कम हमारे पास कुछ डॉलर तो होना चाहिए। उस डॉलर की वैल्यू थोड़ी खत्म हुई, तो उससे सामान मंगवा सकते हैं। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट है दूसरे देश का, गोल्ड हम रखते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट रखते हैं, और IMF के अंदर जो हमारी रिजर्व पोजीशन है ना, वो भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होता है। तो सिंपल एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, SDR किसकी करेंसी है? IMF की करेंसी है। तो आपसे सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IMF के अंदर जो हमारा रिजर्व पोजीशन है, जो भी रिजर्व है, क्या वो काउंट होगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? हाँ, काउंट होगा। 4 चीज काउंट होता है। नेक्स्ट है, IMF कब बना था? 1994 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद बना था। IMF आया कब था? 1945 में। क्लियर? और इसमें अभी जो देश है 189 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। क्लियर? और ये मॉनेटरी और फाइनेंशियल काम करता है, इंडिया मेंबर है। क्लियर? फाइनेंस देने के काम करता है। इसका मेन फोकस क्या होता है? ग्लोबल के मॉनेटरी कॉपरेशन में, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखे सके। समझ लो ना, एक बैंक है। बैंक फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, प्रमोट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, और एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। ये पूछ सकते हैं, क्या एक ऑटोनोमस बॉडी है या एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की? तो स्पेशलाइज एजेंसी है। गैट के बारे में देखो, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के समय एक और एग्रीमेंट साइन हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ और ट्रेड, ऐसा नहीं है कि आप, हमारे पास कोई विदेशों से सामान आता है, हम उसे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दें, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, कि ट्रेड में ऐसा नहीं कि जिसका जब मन करे उतना टैक्स लगा दे, नहीं। एक एग्रीमेंट साइन करना कि टैरिफ और ट्रेड में कुछ रेगुलेशन में बना रहे। क्लियर? और इसका ओरिजिन कहाँ से है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से है। क्लियर? लेकिन बाद में इसका जो नाम है वो चेंज हो गया, और कुछ इसके पास फंक्शन भी एक्स्ट्रा जोड़े गए, जिसका नाम है WTO। क्लियर? गैट बिकम द ओनली मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम 1948 अंटिल WTO। मतलब WTO सिंपल समझो ना, इसी को एस्टैब्लिश कर दिया गया, नया नाम दे दिया गया, कुछ फंक्शन भी भरा दिए गए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम हो गया। ठीक है? अब देखो,
उरुग्वे राउंड हुआ था, ध्यान दें, उरुग्वे राउंड हुआ था जो चला था 1987 से 1994 तक, क्लियर। उसके बाद अगले साल जाके एक एग्रीमेंट साइन हुआ, मैराकेस एग्रीमेंट। तो सिंपल आपसे पूछा जा सकता है WTO जब आया तो किस एग्रीमेंट के अंदर आया, तो मैराकेस आइलैंड के एग्रीमेंट के अंदर आया WTO, clear. WTO incorporated the principle of GATT and providing more enduring institutional framework for implementing and extending them. Obviously, GATT का तो काम लिया ही लिया, लेकिन अपना कुछ एक्स्ट्रा काम भी लिया, ठीक है ना। The GATT in 1904 is an international treaty binding upon all WTO members. It is only concerned with trade in goods. ये सिर्फ ट्रेड की बात करता था, लेकिन WTO सर्विस की भी बात करने लगा, ठीक है। WTO और यूनाइटेड नेशन, देखो WTO इज मतलब यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच काफ़ी रिलेशनशिप होता है, क्लियर। और यही है WTO UN रिलेशनशिप आर गवर्न बाय अरेंजमेंट फॉर इफेक्टिव कोऑपरेशन विद अदर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। रिलेशन बिटवीन WTO और यूनाइटेड नेशन, मतलब ये कोऑपरेशन जरूरी है भाई, सिंपल इतना ही। अब क्या है, पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड है। देखो हमारे बुक में एक टॉपिक दिया है, देखो मैंने क्या क्या नहीं कराया वो भी बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड मैं कल बता चुका हूँ, क्लियर, कि आपको करने की जरूरत नहीं। कल मैंने डेटा भी दिखा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं करना है हमें। इंडिया का ट्रेड सिनेरियो, एक्सपोर्ट कितना है तो इम्पोर्ट कितना होता है, हमें नहीं करना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें करना है अभी, क्लियर। और डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड ये नहीं करना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमने कर ली, और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम कर लिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये आप करेंट अफेयर से कर लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कर लिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर लिए। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर लिए। क्लाइमेट चेंज फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो तो पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट हुआ था कब, COP 2021 हुआ था 2015 में, क्लियर। 196 कंट्री यहाँ पे बैठे थे। ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लियर। ताकि मतलब हम ग्लोबल की, मतलब जो ग्लोबल का प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेम्परेचर था ना, उससे 2 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे यहाँ पे अगर 30 होगा तो हम 32 कर सकते हैं मैक्सिमम। मतलब हम ट्राई करेंगे कि सारे 31 रहे। मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर टेम्परेचर 15 था ना, तो अभी मैक्सिमम हम 17 कर दें, या मैक्सिमम साढ़े 16 करें तो और सही होगा, ये बात करें। ऑब्जेक्टिव क्या है कि लॉन्ग टर्म टेम्परेचर को हमें कम करना है, ठीक है ना। तो हर देश अपना कुछ अचीवमेंट लिखे कि मैं, अब सब देश अपना बोलता है ना भाई मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। तो इंडिया का रिस्पॉन्स, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला कि मैं अपने इमिशन को, मतलब एमिशन इंटेंसिटी को ऑफ द GDP वो ख़त्म करूँगा अबाउट 1/3 ख़त्म कम करूँगा। उसके बाद ये सब बोला 2030 तक के लिए 40% जो हमारा, जो 2030 तक जो 40% हमारा कैपेसिटी होगा ना, वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हम 40% हम नॉन फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे। नॉन फॉसिल अभी तो बहुत कम करते हैं। उसके अलावे हम कार्बन सिंक के लिए बहुत सारे प्लांट लगाएंगे, ये बात, एडिशनल फॉरेस्ट लगाएंगे, ठीक है, एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर लगाएंगे ताकि कार्बन सिंक किया जा सके, क्लियर। ग्लोबल की करेंट स्टेटस की बात करें तो ये चाइना सबसे ज़्यादा एमिट करता है, उसके बाद USA, उसके बाद EU करता है, क्लियर। और देखो 5 years after the Paris Agreement, all states have submitted their national contribution to mitigate and adaptation, मतलब रेडिकली इन सब। देखो सभी कंट्री ने, 5 साल हो गया ना, 2015 से 5 साल, सभी कंट्री ने अपना डेटा दिया। तो डेटा में जो लोगों, सारे देश के कदम थे, उससे स्टेप थे, उससे पता नहीं लग रहा था कि यार ये लोग काम कर भी पाएंगे कि नहीं। मतलब ये बहुत इनसफिशिएंट था कि अब 2 डिग्री और 1.5 डिग्री से, मतलब पहले तो करना है कि 2 डिग्री और ज़्यादा कर सकते हो तो 1.5 डिग्री। मतलब प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर अगर 22 होगा ना, 20 होगा ना, तो आप 2030 तक उस ज़्यादा से ज़्यादा उसको करो 22 डिग्री। 21.5 कर सकते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है ना। कुछ देश है जो इसके अकॉर्ड को कंप्लाई करे, जैसे भूटान, फिलीपाइंस, कोस्टारिका, इथियोपिया, मोरक्को, ये सब थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। इंडिया भी थोड़ा, वो काफ़ी हद तक काम कर रहा है,
क्लियर। यूनाइटेड नेशन का ये रिपोर्ट है कि इंडिया के पर कैपिटा एक्चुअली 60% लोअर है ग्लोबल एवरेज से। मतलब एक यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है, वो बताता है कि इंडिया का पर कैपिटा जो इमिशन है, पर कैपिटा वो ग्लोबल एवरेज से 60% कम है। और इंडिया ने पता है पिछले डिकेड पे वो हमेशा काम करते थे, मतलब इतना परसेंट से इंक्रीमेंट होता था एमिशन, लेकिन इस बार देखो इतना से ही इंक्रीमेंट हुआ। तो इंडिया काम करे यार, बहुत वो है, कमिटेड है। तो इंडिया ने क्या क्या काम किया, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स लाए, नेशनल सोलर मिशन लाया, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी लाया, ये सब क्लियर। कुछ ग्रीन फंड है जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडाप्टेशन फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड, ये सब है। फंड का नाम बस देख लो ना, ज़्यादा हमें ध्यान नहीं रखना, क्लियर। ये है सारे फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे देखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड को इस्टाब्लिश किया गया था कि लिमिट करे और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करे, कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्री में, क्लियर, ताकि जो वनरेबल सोसाइटी है उसको हेल्प कर सके। सिंपल है ना। क्लाइमेट चेंज से नुकसान कब से होता है, सबसे गरीब को नुकसान होता है, ये नहीं हो, क्लियर। एडाप्टेशन फंड कब एस्टैब्लिश किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, ताकि इसका काम था कि क्लाइमेट को अडॉप्ट किया जा सके और रेजिलियंस एक्टिविटी लाया जा सके, क्लियर। ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड एक ऑपरेटिंग एंटिटी है और ये 1904 में आया, क्लियर। ये भी फंड प्रोवाइड करता है। और भी इसके अलावा कुछ और फंड है, जो स्पेशल क्लाइमेट फंड है, जो एंड लिस्ट डेवलप कंट्री फंड, ये सब बहुत फंड ये भी मैनेजमेंट करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड नहीं है, फैसिलिटी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ना, ठीक है, हाँ फैसिलिटी। चलो, तो इतना ही हमें डिस्कस करना था और हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारा अगर बात करें तो इकॉनमी में 2 टॉपिक और दिया है, कुछ नोटवर्थी फैक्ट, और उसके बाद है हाइलाइट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सिस्टम। देखो, तो कुछ जो फैक्ट दिया है वो फैक्ट भी हमें नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी डेटा ही दिया है, क्लियर। हमें क्या करना है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक चैप्टर में करूँगा, एक वीडियो में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम मिसलेनियस डिस्कस कर लेंगे, क्लियर, मिसलेनियस डिस्कस कर लेंगे। और मिलते हैं फिर हम। थैंक यू सो मच। आप बताइए, इकॉनमी ख़त्म हो गया, पॉलिटी ख़त्म हो गया, मिसलेनियस भी कुछ दिनों का मेहमान है। मिसलेनियस में ही हम आगे उसको स्पोर्ट्स मिसलेनियस में ही के जस्ट बात करेंगे, स्पोर्ट्स वगैरह। और तो आप लोग अगर इसके साथ अगर आप करना चाहते हो वो बुक भी, क्राउन पब्लिकेशन बुक, तो आप ज़रूर ज्वाइन करना। ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत कम फीस है, मतलब थोड़ा सा सस्टेन करने के लिए मैं लेता हूँ। नहीं तो मुझे भी मतलब उतना शौक नहीं है फीस लेने का, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे भी आ जाती है और आप पे भी आ जाती है, क्लियर ना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप ले सकते हो, अभी 600 ही पड़ेगा आपको, क्लियर, तो ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर, जो जिनको ज्वाइन करना है ना यहाँ पे मैसेज कर देना, और कोई दिक्कत हो तो बताना इसी सेम नंबर पे।